जैसे कल हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और ट्रांस इफेक्ट, सही ना, ट्रांस इफेक्ट और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ट्रांस इफेक्ट में मैंने तो बताया था कि अगर ट्रांस पे कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके पास खाली जगह हो, ट्रांस पे जैसे एक एग्जांपल लिया था पीटी, सीएल, सीएल, यहां से सीएल, और यहां से आ गया CH4, यहां से CH4 आ जाए, या फिर आ जाए CN, ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और साथ में अपने वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई चार्म इलेक्ट्रॉन लेगा भी। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला सी, जहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ना ये वीक हो जाएगा। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ x है और उसकी y है तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। ये कल मैंने तुम्हें बताया था इसमें। और ट्रांस इफेक्ट इसीलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, CN- का होगा, CO का होगा, C2H4 का होगा, NO2- का थोड़ा कम हो जाएगा, फिर CCH5- का होगा, CCH5- का हो जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव वाले Cl- आ गया सपोज, या X-, इसके बाद आ जाएगा NH3, जो न्यूट्रल वाले हैं फिर वो आ जाएंगे। तो ये ट्रांसफेक्ट का ऑर्डर है, यही ऑर्डर पूछा हुआ है एक बार नीट के पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लेना जरूर। कल मैंने ट्रांसफेक्ट का हिंट दिया था और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा दिया था। अभी नोट करना आगे नया टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नया टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सही ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोई भी रिएक्शन है जैसे M+NL, MLN बना, M यहाँ पे सेंट्रल एटम है, L यहाँ लिगेंड है, MLN बन गया। N यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये ऐसे। तो ये MLN जो स्टेबल कब होगा, जब मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। ध्यान सुनना सारी चीजें, मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो MLN क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल लिया अगर मैंने AG, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसको अगर यहाँ पे केसी रिप्रेजेंट करना है इसका, वो क्या होगा, केसी MLN प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय M इंटू L⁴N, ये ऐसे केसी रिप्रेजेंट होगा। अब इसका क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन जो आया हुआ है, जैसे Ag प्लस NH3, ये दे रहा है AgNH3 प्लस, इसका K1 ले लो, ये दे रखा है 10⁻⁸ और दूसरी रिएक्शन है AgNH3 प्लस प्लस NH3, ये दे रखा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसका K2 दे रखा है 10⁻⁷। अब तुमसे पूछा कि इस रिएक्शन का, नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ag++2NH, इसका केसी पूछ लिया, क्या होगा आंसर इसका, निकालो। फिर 10⁻⁻15। -15 ही होगा। सर 1/K1 K2। हेमान क्या आंसर बोला है, सो 1/10⁻⁸ 10⁻7 और 1 10⁻⁻15। बाय, डायरेक्ट बोलना है हेमान अच्छा आंसर, 10⁻⁻15। अच्छा बस ये 10⁻⁻15। आंसर। हाँ सही है। देखो तुम्हें दिख रहा है कि अगर मेरे को ये रिएक्शन चाहिए, थर्ड वाली, थर्ड रिएक्शन चाहिए, तो इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो आ गया Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और तुम्हें ये रिएक्शन जो जो रिएक्शन आ रही है ये जस्ट इसके ऑपोजिट है। दो रिएक्शन को ऐड करके अगर तीसरी रिएक्शन आती है तो नेट केसी उसका क्या होता है, K1 इंटू K2। तो ये आ गया 10⁻15, 10⁻15 आ गया, 10⁻15 ये आ गया। अब उसके बाद मेरे को चाहिए इसके जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन का, तो वो केसी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, केसी इनवर्स हो जाता है, तुम्हें याद हो गए। और जिसको नहीं समझ आ रहा वो K1 का फॉर्मूला लिखो पूरा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस करके, K2 का फॉर्मूला लिखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस करके, ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिख लो जिसका केसी निकालना है तुम्हें।
प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स करके, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, उससे आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके निकालोगे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दो रिएक्शन को ऐड करके तीसरी रिएक्शन आती है, तो तीसरी रिएक्शन का जो केसी है वो दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। हमें तीसरी रिएक्शन का ऑपोजिट चाहिए, इससे आंसर हो जाएगा 1 अपॉन जो भी तुम्हारा केसी आया। नेक्स्ट, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग। चलो एक क्वेश्चन और। मान लो कोई रिएक्शन है, एक एक प्रोडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स ये है CuNH3 होल 4 2 प्लस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁻10, और एक है कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है 10⁻8। तुमसे बोला गया कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो क्या आंसर बोलोगे? विच कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ द टू इज मोर स्टेबल? So जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है। जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कम कम है। है। देखो हाँ बिल्कुल सही है। तो CuNH3 होल 4 2 प्लस क्या होगा? ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल गर्व? सर ज्यादा स्टेबल। हाँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कम दे रखा है 10⁻10 है, 10⁻10 ये कम है, दैट मींस ये डिसोसिएट कम करेगा। अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता तो आंसर उल्टा हो जाता। स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्टेबल ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट यानी ये चीज दे रखी है इसकी, CuNH3 होल 4 2 प्लस gives Cu2 प्लस प्लस 4NH3, 4NH3। तो अब इसका जो Kc होगा Cu2 प्लस इंटू NH3 की पावर 4 डिवाइड बाय CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये आएगा, ये आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ज्यादा यानी कॉपर 2 प्लस, और ये दोनों ज्यादा, ये ज्यादा मींस ये अनस्टेबल है, मींस ये अनस्टेबल है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, चेक कर लेना डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट एक ही बात है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसके जस्ट ऑपोजिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है के डी, अगर लिखते हैं इसको तो के एस, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? 1 अपॉन में के डी आ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सही ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। इसका मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे, यानी उतना उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। और एग्जांपल इसका मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक K3 FeCN6, K4 FeCN6, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ द टू। कल दिया था मैंने एग्जांपल, ये कौन सा स्टेबल ज्यादा है इन दोनों में से? सेकंड पॉइंट बोलो, कौन सा स्टेबल है दोनों में से? नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। K3 FeCN6। K3 FeCN6 में Fe3 प्लस है, चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पे Fe2 प्लस है। कल मैंने तुम्हें इसका EN भी निकाल के दिखाया था, EN इसका 35 आया था, इसका EN 36 आया था, लेकिन EN जो है कभी भी स्टेबिलिटी नहीं बताता है, उससे मत चेक करना। बस ये पता लग जाएगा कि K3 FeCN6 जो है पोटेशियम फेरी साइनाइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, दो तरीके के सेंट्रल मेटल आयन हो सकते हैं, एक तो ग्रुप क्लास ए और क्लास बी। ध्यान सुनना इसको, क्लास ए में आता है ग्रुप 1 to 6, ग्रुप 1 to 6 के सेंट्रल मेटल आयन, ग्रुप 1 to 6 के सेंट्रल मेटल आयन। और ये स्टेबल कब होंगे? जब डोनर एटम्स जो हैं, डोनर एटम्स जो हैं वो एन ओ या एफ होंगे, तब ग्रुप 1 to 6 के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल। अल्कली मेटल, ग्रैंड अर्थ मेटल ये अगर आते हैं तो डोनर एटम्स होने चाहिए एन ओ और एफ, तो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल।
क्लास बी के सेक्टर्स हैं आफ्टर ग्रुप 6, आफ्टर ग्रुप 6। और ये कब स्टेबल होंगे? जब डोनर एटम जो है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन होगा, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो ये स्टेबल ज्यादा होंगे। क्या क्लियर हो गया? या इनके हायर मेंबर्स, NOF के कोई भी हायर मेंबर्स। समझ आ गया कि नहीं? ये नेचर ऑफ सेंट्रोमेट आयन में ग्रुप 1 to 6 के सेंट्रोमेट आयन कब स्टेबल होंगे? जब NOF डोनर एटम्स होंगे। ग्रुप आफ्टर ग्रुप 6 कब स्टेबल होंगे? जब डोनर एटम जो है फॉस्फोरस सल्फर या क्लोरीन या उसके नीचे वाले मेंबर्स। थर्ड, थर्ड है बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड। ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड जितना ज्यादा बेसिक होगा, लिगेंड जितना ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक रेक्टर उसका जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी वो लोन पे डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कम्प्लेक्स, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी तुमने पढ़ा हुआ, चीलेट इफेक्ट, याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चीलेट इफेक्ट। Yes, sir. अगर लिगेंड ऐसा है, अगर लिगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे CrOX होल साइज। बस कौन से कम्प्लेक्स इनसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं? जिनमें कार्बन डोनर हो। कल बताया था मैंने ये, जिसमें कार्बन डोनर होगा वो कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे, जिसमें कार्बन डोनर होगा वो कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। तो चीलेट इफेक्ट में बताया, अगर लिगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लिगेंड ऐसा मतलब बाइडेंटेड होगा जनरली वो, जैसे ऑक्सिलेट आयन, जैसे इथाइलिन डाइअमीन, जैसे DMT डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, जैसे ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट आयन GLY नेगेटिव, या EDTA, इस टाइप से, इस टाइप से बहुत सारे आयन बताए हुए मैंने। एसिटाइल एसिटोनेटो भी है। तो ये ध्यान रखना है। लास्ट इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में क्या है? अगर लिगेंड पहले से साइक्लिक है और मल्टीडेंटेड है, अगर लिगेंड पहले से साइक्लिक है और मल्टीडेंटेड है विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट, विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे लिगेंड क्या होगा? जैसे लिगेंड क्या होगा? डाईपाइरिडीन, इस टाइप से, जैसे लिगेंड डाईपाइरिडीन, ये पढ़ा रखा मैंने तुम्हें। एन यहाँ पे, एन यहाँ पे, लिगेंड ये मल्टीडेंटेड है, यहाँ से लोन पेयर देगा और यहाँ से भी लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम। तो लिगेंड ये मल्टीडेंटेड है और साइक्लिक है विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लिगेंड इज मल्टीडेंटेड एंड साइक्लिक विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, या इसके अलावा फिनेंथ्रोलिन भी ले सकते हैं। PHEN, PHEN में क्या होता था? ऊपर ये ऐड हो जाता था, बस ये पार्ट ऊपर ऐड हो जाएगा, देखो ये पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये भी मल्टीडेंटेड है और साइक्लिक है विदाउट एनी स्टिरिक इफेक्ट, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है। तो ये 5 फैक्टर्स से स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को जो अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, CFSC को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स थे, ऐसे यहाँ पे ये 4 हैं, यहाँ पे ये 5 हैं। मेटल और लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन ज्यादा करेगा वो चेक करना तुम्हें। मेटल कैसा होना चाहिए? जिसपे चार्ज ज्यादा हो। कौन सा होना चाहिए? ग्रुप 1 to 6 का है तो डोनर एटम NOF। ग्रुप आफ्टर ग्रुप 6 है तो डोनर एटम क्या होने चाहिए? PSCl, इस टाइप से। और लिगेंड क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए, जितना बेसिक होगा उतनी जल्दी लोन पेयर देगा। चौथा इफेक्ट सीलेट इफेक्ट है। पांचवा इफेक्ट क्या है? मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। ये 5 इफेक्ट्स हैं। ये यहाँ पे खत्म हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? ये टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चंस कराने हैं इनके भी, क्वेश्चन इनके भी कराने हैं, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जो स्टार्ट करना है। आइसोमेरिज्म, जिसका मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ अभी। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तुम्हें पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है, कौन कंपाउंड, कौन से कंपाउंड है जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्लियर? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, या स्पेशियल अरेंजमेंट, तो वो शो करेंगे आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नोट्स देखोगे, नोट्स में सब लिखा हुआ है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तुम सब लोगों ने वो फाइल ले ली है ना? कल फाइल लेके आना जरूर सबको। और स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशंस, तो वो शो करेगा आइसोमेरिज्म। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है,
तो आ जाएगा सीरो आइसोमरेज। तो दो तरीके के आइसोमरेज है ये, दो तरीके के आइसोमरेज है, एक है स्ट्रक्चरल जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, और एक है सीरो आइसोमरेज, एक है सीरो आइसोमरेज, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अंदर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में 7 तरीके की है। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमरेज, दूसरा हाइड्रेट और सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज, तीसरा इंपॉर्टेंट लिंकेज आइसोमरेज, लिंकेज आइसोमरेज, चौथा लिंकेज बता दिया, चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, पांचवा ये कोर्स में नहीं है अब, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। मेरा लेक्चर खत्म हो तुम याद कर लेना जरूर जो मैंने पढ़ाया अभी, बहुत थोड़ा सा ही होता है, जरूर याद कर लेना उसके साथ साथ, तो कल पढ़ के आना ढंग से। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, छठा लिगेंड आइसोमरेज, देन पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तीन ये है, सही ना। और उसके बाद जो शीरो आइसोमरेज है, दो तरीके की है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। हिंट तुम्हारे पास पहले से ही है, ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हम पढ़ेंगे सिस और ट्रांस। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, सिस ट्रांस, सिन एंटी, जेड और ई फॉर्म, एस सिस एस ट्रांस फॉर्म, एस सिस एस ट्रांस, और एक होती है फेशियल और मेरिडायनल। ये दोनों पढ़नी है इसके अंदर बस, फेशियल और मेरिडायनल। ये एक स्पेशल केस है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो तुम्हें ये करना है। फेशियल मेरिडायनल सिर्फ इस टाइप के कंपाउंड में होती है, MA3B3 टाइप। तीनों ए एक फेस पे है तो फेशियल, और एक भी अलग कर दिया तो मेरिडायनल, यानी तीनों ए के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो फेशियल। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेर। ऑप्टिकल आइसोमेर में भी डी और एल पढ़ना, स्मॉल डी स्मॉल एल, या फिर प्लस और माइनस, या फिर आर और एस फॉर्म, या एरिथ्रो और थ्रियो फॉर्म, वो सब भी है सिर्फ ऑप्टिकल के अंदर। तो मेन अब मेरे को स्टार्ट जो करना है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेर। क्लियर, आयोनाइजेशन आइसोमेर, आयोनाइजेशन आइसोमेर, सही ना। आयोनाइजेशन आइसोमेर क्या है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेर जो है इसके नाम से पता लग रहा है, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन है। क्लियर, ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन है ना, जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन है, बट विद डिफरेंट बट विद डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। आयंस डिफरेंट मिलेंगे बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल दूंगा उससे और क्लियर होगा। एक टेस्ट ट्यूब में ये प्रेजेंट है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसी का आयनाइजेशन। क्वेश्चन आएगा, राइट द नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका जो आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा वो ये बनेगा, CONH3 होल 5SO4, बाहर Br, बाहर क्या आएगा Br, बाहर Br है। अब बोला इसका आयोनाइजेशन आइसोमर का नाम बोलो, तो पहले का नाम क्या है, मैं नाम तो तुमने पढ़ रखा है, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ इसके। इसका नाम जो आएगा ये आएगा पेंटा अमीन ब्रोमीडो, पेंटा अमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, पेंटा अमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसे 8 नहीं लगेगा। इस वाले का नाम पेंटा अमीन सल्फेटो, पेंटा अमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ही टॉपिक में दोनों कवर हो जाए, नेमिंग भी कवर हो गई और आइसोमर भी। राइट द नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है कि नहीं है। अब एक टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है ये कंपाउंड, और एक टेस्ट ट्यूब में
दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है, एक में ये एक में ये। तुम्हें पता लगाना है किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा किस टेस्ट ट्यूब में सल्फेट बाहर है, किस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमाइड बाहर है। तो उसके लिए सल्फेट के लिए कौन सा टेस्ट है, याद है किसी को? सल्फेट के लिए कौन सा टेस्ट है? सल्फेट के लिए कौन सा टेस्ट है? नहीं, देखो दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे ये BaCl, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक बार तुम टेस्ट करोगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे बेरियम क्लोराइड। सल्फेट आयन के लिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट था ना, दोनों टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड डाल दिया। जिस टेस्ट ट्यूब में बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, इसमें डालेंगे BaCl2, नो वाइट पीपीटी। जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ जाएगा, उस टेस्ट ट्यूब में सल्फेट आयन बाहर, उस टेस्ट ट्यूब में सल्फेट आयन बाहर है। समझ आएगा नहीं ये? फिर दोबारा पता लगाना है। अगर तुम्हें ब्रोमाइड का पता लगाना है, हेलोजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? डिस्टिंक्शन में सामने पड़ा होगा ये, हेलोजन के लिए AgNO3 टेस्ट। अब दोनों कंपाउंड को दोबारा लेंगे, दोनों कंपाउंड एक टेस्ट मैंने तो बता दिया, इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। क्लियर, इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। दोनों टेस्ट ट्यूब को दोबारा लिया, फ्रेश कंपाउंड दिए दोनों, और दोनों में डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाल दिया। यहां पे आ जाएगा नो वाइट पीपीटी या नो पीपीटी, इसमें डाला AgNO3 के अंदर। तो यहाँ पे AgBr का क्या आएगा? लाइट येलो प्रेसिपिटेट, पता रहे, लाइट येलो पीपीटी। AgBr लाइट येलो था, AgCl वाइट था, AgI येलो था। ध्यान होगा तुम्हें, AgF कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। तो ये आ गया, दो टेस्ट आए, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। दो टेस्ट से पता लगा लिया किस कंपाउंड में सल्फेट बाहर है, किस कंपाउंड में ब्रोमाइड बाहर है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा टेस्ट है, इसमें दूसरा टेस्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है ना। दूसरा टेस्ट कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में क्या करते हैं, यानी कनेक्टिविटी टेस्ट है। कनेक्टिविटी टेस्ट, ये किसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है या इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है? किसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी? सर लेफ्ट वाले की। लेफ्ट वाले की, बिल्कुल सही है। चार्ज दोनों में बराबर है, यहाँ पे 2+, तो आयन दोनों बराबर देंगे। दो आयन ये देगा पानी के अंदर, 2- ये देगा, ये प्लस और ये माइनस। आयन दोनों, ये भी दो आयन दे रहा है पानी के अंदर, दूसरा कंपाउंड भी दो आयन दे रहा है, दोनों कंपाउंड दो ही आयन दे रहे हैं। जब सेम आयन मिलते हैं तो हम चार्ज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज 2+ का है, यहाँ पे चार्ज +1 का है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज्यादा है। कनेक्टिविटी टेस्ट से पता लग गया कि किस कंपाउंड में सल्फेट बाहर होगा, किस कंपाउंड में ब्रोमाइड बाहर होगा। क्लियर हो गया दूसरा टेस्ट की नहीं? यस सर। ये टेस्ट है। फिर एक ये दो टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं आयनेशन आइसोमर का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है इस चीज का, कि अगर तुम्हें चेक करना है, क्वेश्चन दे देंगे, चार कंपाउंड दे दिए, बोला कि कौन आयनेशन आइसोमर शो करेगा। तुम बस ये चेक करना, तुम सिर्फ ये चेक करना, एक नेगेटिव आयन अंदर हो और एक नेगेटिव आयन बाहर हो, तो वो शो करेगा आयनेशन आइसोमर। एक नेगेटिव आयन अंदर, एक नेगेटिव आयन बाहर, तो शो करेगा आयनेशन। जैसे इसमें Br अंदर है, नेगेटिव आयन, सल्फेट बाहर है, नेगेटिव आयन, तो ये शो कर सकता है आयोनेशन आइसोमर, ये शो कर सकता है आयनेशन आइसोमर। ये ध्यान रखना, एक नेगेटिव आयन अंदर, एक नेगेटिव आयन बाहर, तो शो कर सकता है आयनेशन आइसोमर। अब जैसे ये है, इस केस में ना, इस केस में CONH3 होल 4 Cl2 और Br है सपोज। अब इसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? नहीं इसके नहीं, इसके ये तो शो कर सकता है। मतलब मैंने एक बार Cl को, Cl को क्या किया, बाहर कर दिया, Cl और Br बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो ये देगा लाइट येलो प्रेसिपिटेट, ये देगा व्हाइट पीपीटी AgNO3 के साथ। कई बार क्या होता है, मिक्स हैलोजन बाहर आ जाता है, कई बार मिक्स हैलोजन बाहर आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बनाऊं, CONH3 होल 5 Cl और Br2 है। अब Br2 है, इस केस में मैं अगर Br को एक अंदर करता हूँ और Cl को बाहर करता हूँ, तो बाहर मिक्स हैलोजन आ जाएंगे, Cl और Br। बाहर क्या आ जाएंगे, मिक्स हैलोजन, Cl और Br। तो पता नहीं लग पाएगा, आयनेशन इसलिए तो शो कर सकता है वो, लेकिन हमें पता नहीं लग पाएगा क्वालिटेटिव टेस्ट के थ्रू। आयनेशन इसलिए शो कर सकता है, लेकिन हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता नहीं लगेगा। सही ना? तो ऐसे केसेस भी पूछ सकते हैं।
बस एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आना है तो उसमें यही आएगा, एक नेगेटिव आयन अंदर और एक नेगेटिव आयन बाहर, तो शो करेगा आयनेशन। अच्छा, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, दोनों कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? फिर 6। दोनों में 6 है चीज का। चाहिए कंपाउंड भी है, सल्फेटो बोलेंगे इसको, सल्फेटो, पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। लेकिन सल्फेट यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड का काम नहीं करेगा, वो यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। और उसको कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ एक ही आएगा, यहाँ पे NH3 आएगा, यहाँ NH3 आएगा, यहाँ NH3 आएगा, यहाँ NH3 आएगा, यहाँ NH3। अगर सल्फेट यहाँ आ रहा है तो O पे नेगेटिव, S O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। और बाहर दिखाएंगे Br, बाहर दिखाएंगे Br। क्या समझ आ गया इतना? ये आयनाइजेशन का, आयनाइजेशन आइसोलेशन का बस ये पहचान दो मामला, एक नेगेटिव आयन अंदर एक नेगेटिव आयन बाहर, तो आयनाइजेशन शो करेगा। दूसरा नोट करेंगे एक और, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोलेशन। इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड जरूर होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड जरूर होना चाहिए। एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल देंगे हमेशा, CrH2O6Cl3। इसका हाइड्रेट आइसोमर क्या बनेगा? CrH2O5, एक Cl बाहर कर दो, एक Cl अंदर कर देंगे और एक H2O को बाहर कर देंगे। क्या समझ आ गए? ये इसका हाइड्रेट आइसोमर है, ये इसका हाइड्रेट आइसोमर है। और इसके और आइसोमर्स क्या बन सकते हैं? CrH2O4, Cl2, Cl.2H2O, CrH2O होल थ्राइस, Cl3.3H2। ये बन जाएंगे चार आइसोमर्स की नहीं? यस सर। एक पॉसिबल नहीं है इसमें से, कौन सा? एक कौन सा पॉसिबल नहीं है इसमें? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा किसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो तीन ही बोलोगे आइसोमर्स, ये वाला पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि इसमें कोई कटायन कोई एनायन नहीं है, इसमें कोई कटायन एनायन नहीं है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल फंस सके। वाटर मॉलिक्यूल फंसता है इस तरह से, जैसे ये एनायन, ये कटायन, फिर एनायन, फिर कटायन, कटायन, एनायन, इस टाइप से। जो खाली जगह आएगी यहाँ पे कटायन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फंस जाएगा इधर। तो कटायन एनायन का होना जरूरी है। मेनली वो फंसता है एनायन वैकेंसी के बीच में, लेकिन कटायन का साइज छोटा है, वो भी कुछ रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखना, इसमें कोई कटायन कोई एनायन नहीं है जहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल फंस सके, इसीलिए ये हाइड्रेट आइसोलेट या सॉल्वेट आइसोलेट शो नहीं करेगा। और हाइड्रेशन तीन तरीके से होता था, अगर तुम्हें याद हो, 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाया मैंने। हाइड्रेशन तीन तरीके से होता है, एक कोऑर्डिनेटेड वाटर, दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तीन तरह से होता है। जो कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है वो सेंट्रल एटम के साथ H2O वो अंदर की तरफ होगा, H2O होल X1 वो अंदर होगा। और जो इंटरस्टिशियल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर है, इंटरस्टिशियल और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, वो बाहर बाहर होंगे। यहाँ कोई भी लिगेंड हो सकता है और वो वाटर बाहर होगा, वो यहाँ होगा। याद रहेगा? सर कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बोलो। सर अगर सेम लीगेंड है, जैसे CLE है लीगेंड, और 6 है, तो पहले 4 अंदर 2 बाहर, फिर 3 अंदर 3 बाहर, तो इसको भी लेंगे ना? किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे एक बार कर। सर जैसे आपने एक क्वेश्चन नहीं कराया था जिसमें आपने बोला था कि किसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर उसमें आपने मतलब Cl को बाहर लेकर, जैसे CrNH3 होल 4 Cl2, अच्छा, ये नहीं गर्भ, उसमें कॉर्डिनेशन। उसमें तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम नहीं था ना? नहीं सर, सेम था। ध्यान आ गया कि नहीं? नहीं नहीं, जो मैंने वो वर्नर थ्योरी में कराया था वही कह रहा ना तू? यस सर। तो वर्नर थ्योरी में मैंने ये लिया था, जैसे PP NH3 होल 4 Cl2 और बाहर Cl ले लिया। अब मैंने क्या किया,
PTNH3 या Cl2 एक और ले लिया, PTNH3 होल थ्राइस Cl3 और एक Cl बाहर ले लिया। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है कुछ, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं था अगर। सर जैसे आपने उसमें ये और पाया था CrNH3 होल 4 Cl2 और बाहर Cl। उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह एक्ट कर रहे थे ना, वही थे ना सीआर। एग्जांपल, एक मिनट, मैं एग्जांपल बताता हूं तेरे को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे लग रहा है वो सेम नहीं था उसके अंदर। जैसे CrH2O, वो जो 1:1 सीआर, इलेक्ट्रोलाइट था, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट हाँ था, वो हाँ वाला हाँ कह रहा हूँ। हाँ, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं था ना। जैसे ये था ना, एग्जांपल क्या दिया था मैंने, CONH3 होल 6 Cl3, ये लिया मैंने। फिर मैंने लिया CONH3 होल 5 Cl और बाहर Cl2, याद आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। फिर सर शायद मैंने कॉपी में गलत नहीं कर पाया, मैं ठीक कर लूंगा उसको। नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने तभी तो कहा था, मैंने रिप्रेजेंट करो उस कंपाउंड को, CONH3 होल 4 Cl2 Cl, याद आ गया कि नहीं। ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 4 आयंस देगा। 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 3 आयंस देगा। 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 2 आयंस देगा। समझ गए कि नहीं। यस सर। तो हाइड्रेट आइसोटोप को अब पता लगाना है। अगर हाइड्रेट आइसोटोप के बारे में मैं जल्दी से हिंट दूंगा, ये तुम लोग खुद ट्राई करना हाइड्रेट आइसोटोप के बारे में। अगर इसका पता लगाना है, एक तो है कंडक्टिविटी टेस्ट। कनेक्टिविटी टेस्ट, इसमें 4 आयंस कनेक्शन ज्यादा, इसमें 3 आयंस कनेक्शन कम, इसमें 2 आयंस कनेक्शन और कम। दूसरा टेस्ट, अगर मैं इसमें AgNO3 डालूंगा तो इसमें 3 मोल AgCl मिलेगा, इसमें मिलेगा 2 मोल AgCl और इसमें मिलेगा 1 मोल AgCl। कोई डाउट तो नहीं है। गर्म। नो सर। और तीसरा टेस्ट है कंसंट्रेटेड H2O टेस्ट। इसमें मैंने कंसंट्रेटेड H2O डाला, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल को लॉस नहीं होगा क्योंकि अंदर फंसा हुआ है। इसमें कंसंट्रेटेड H2O डाला तो 18 ग्राम को लॉस हो जाएगा एक मोल के अंदर। ये वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड H2O एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि वो अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और ऐसे ही लास्ट में डाला तो 36 ग्राम का लॉस होगा।